अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Student, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 33 विच इज डायनामिक। टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक फोर्स एंड मोमेंटम। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव करती है, और मोमेंटम एक ऐसी टर्म है जो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है किसी भी बॉडी के मैस पर और उसकी वेलोसिटी पर। ठीक है, मोमेंटम बेसिकली डिपेंड करता है मैस और वेलोसिटी पे। ठीक है, क्योंकि P इज इक्वल टू mv के इक्वल है। अब हम जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा। ठीक है, अगर हम लोग फोर्स मोमेंटम को इकट्ठा डिस्कस करें, let the force act on a body which produce acceleration A in it. The change of the velocity of the body, let the final velocity after it becomes Vf, it Pi and Pf be the initial momentum. Students, जब भी हम लोग किसी भी बॉडी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, और स्टूडेंट्स अब वो जो फोर्स है वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। क्लियर? The force act on a body, it produce an acceleration in the body, it will equal to the rate of change of momentum of the body. जो रेट है उसको हम लोग डिपेंड करते हैं। जब भी रेट का जिक्र होगा तो हम लोग उस टर्म को t के साथ डिवाइड करते हैं। क्लियर? अगर हम लोग इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को t के साथ डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा फोर्स। क्लियर? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है। अगर हम लोगों ने उस पर फोर्स अप्लाई की तो उसने हम मतलब के मूव करना शुरू किया। जब स्टार्ट में वेलोसिटी उसकी 0 थी तब वो मूव नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने फोर्स अप्लाई की तो वो बॉडी मूव करना शुरू हुई, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि इनिशियल मोमेंटम उसका क्या होगा और फाइनल आफ्टर फोर्स उसका मोमेंटम क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम की। क्लियर? इफ Pi and Pf will be the initial momentum and the final momentum of the body related to the initial and the final velocities respectively. जब उस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम Pi था तो तब उसकी वेलोसिटी थी जो Vi थी। क्लियर? तो हम लोग इनिशियल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे Pi इज इक्वल टू mvi, एंड सिमिलरली स्टूडेंट हम लोग जो फाइनल मोमेंटम है उसको रिप्रेजेंट करेंगे Pf इज इक्वल टू mvf के, और इसकी वेलोसिटी Vf है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में या बॉडी में चेंज को फाइंड आउट करते हैं तो चेंज हम लोग करते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे हम लोग बेसिकली मोमेंटम में चेंज को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Pf से और इनिशियल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं Pi से। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम का हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मोमेंटम में कितना चेंज आया है, वो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वो मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mv।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का फाइनल मोमेंटम है, उसकी वैल्यू mvf आ जाएगी, और इनिशियल मोमेंटम है तो उसके लिए हमारे पास mvi आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। जब भी हम लोग रेट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको टाइम के साथ डिवाइड कर रहे होते हैं। चेंज डिस्कस कर रहे हैं तो चेंज बेसिकली ऑब्वियसली दो टर्म्स के दरमियान होगा, फाइनल से इनिशियल के दरमियान pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास थी mvf और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू थी हमारे पास mvi डिवाइडेड बाय t एज इट रहा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैथ्स है वो कॉमन है, तो मैथ्स को हम लोगों ने कॉमन ले लिया और vf माइनस vi हमारे पास एज इट आ गए। ठीक है, जो vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑफ द बाय द फोर्स। अब हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो हमारे पास आ गया ma के इक्वल, और यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहा। ठीक है, अब रेट ऑफ जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हमारे पास इक्वल टू होता है फोर्स के साथ। इसकी जगह पे हम लोग फोर्स को लिख देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया F इज इक्वल टू ma के, विच इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से इट इज आल्सो डिफाइंड एज एट द स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करें, द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, it produce an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body. Clear? जब एक फोर्स अप्लाई की जाए किसी बॉडी के ऊपर, तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ से हम लोग जो मोमेंटम है उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो इक्वल टू फोर्स के आ गया, और यहाँ पे हम लोग जो इसका आंसर है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स देखें हम लोगों का जो मैथ है, फोर्स का यूनिट अगर हम लोग देखें, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड बाय इक्वेशन 3.14। अगर हम लोग देखें जो मैथ है, मैथ का यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है, जबकि एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फोर्स का यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो इक्वल टू फोर्स के है, और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग इसका मोमेंटम का जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mv के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू होता है mv के इक्वल। ठीक है, मास का यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखा हम लोगों ने जो मोमेंटम के जो यूनिट हैं वो हमारे पास आ गए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर, विच इज न्यूटन सेकेंड विच इज सेम एज द किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.6। A body of mass 5 kg is moving with velocity 10 meter per second. Find the force required to stop it in 2 seconds. हमारी जो बॉडी है उसका मास 5 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइनली वो स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने का मतलब ये है कि वहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, और उसका टाइम है वो 2 सेकेंड्स है। हम लोगों ने फोर्स को कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mv के। मास हमारे पास 5 किलोग्राम है,
वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है। देन इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 न्यूटन। देन फाइनल मोमेंटम को अगर हम लोग देखें, उसमें हमारे पास वेलोसिटी 0 थी, तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आ गई 0। क्लियर। हम लोगों ने फोर्स को फाइंड आउट करना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स के इक्वल होता है। तो P इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास है, फाइनल मोमेंटम हमारे पास है 50 न्यूटन और इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास 50 न्यूटन और फाइनल मोमेंटम हमारे पास 0 न्यूटन। तो टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड्स। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स ये आप मिस्टेक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आई थी 50 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल जो मोमेंटम है उसकी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे 50 न्यूटन और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू थी हमारे पास 0 न्यूटन। तो फाइनल मोमेंटम की जगह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0 न्यूटन। तो 0 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2, तो जब माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस 25 न्यूटन। क्लियर। So the 25 Newton force is required to stop the body. Clear students? Next मतलब हमारे पास 25 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगी उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली क्या है? फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम हमने देखा जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसमें कुछ ना कुछ मैस भी था, तो उसकी वेलोसिटी भी थी। ठीक है, जब वो बॉडी मूव करेगी तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। जब एक बॉडी का मैस हो और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो इट्स मीन दैट वहां पे उस बॉडी का मोमेंटम है। क्लियर। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो डिपेंड कर रहा होता है मैस और वेलोसिटी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक आइसोलेटेड सिस्टम को डिस्कस करते हैं। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विथ सर्टेन बाउंड्रीज। एक सिस्टम एक ग्रुप ऑफ बॉडीज है जो लिमिटेड बाउंड्रीज में कंसिस्ट करता है। अब हम डिस्कस करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम को। An isolated system is a group of interacting bodies on which no external force is acting. ठीक है, अब एक ऐसा सिस्टम जिसपे एक बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हो लेकिन उसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट ना हो रही हो। क्लियर। सो दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। एज यू नो स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इन हर हमारे जो दुनिया में हर बॉडी है वो मैटर्स से मिलकर बनी है। अब इन मैटर्स की मोशन होती है, ठीक है, जैसे वाइब्रेटिंग मोशन, रैंडम मोशन। क्लियर। अब जब एटम वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर। इंटरेक्ट कर रहे हैं मतलब कि उनमें एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। If no unbalanced or net force act on a system, then according to the equation, ठीक है, according to the law of conservation of momentum, the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remain constant. The momentum of an isolated system, ऐसा सिस्टम जो isolated सिस्टम है, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा सिस्टम जब आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं उनकी बॉडीज, और अगर उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो डेट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर। इसको हम लोग एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं एयर बलून के साथ। ठीक है, लेट्स सपोज हम लोगों ने एक बलून के अंदर जो हवा भरी हुई है वो जस्ट लाइक अ सिस्टम, हम लोगों ने उसमें एक एयर फिल की। ठीक है, जब बलून मोशन में नहीं है, हरकत में नहीं है, तो यहाँ पे उसके जो इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास 0 होगा। क्लियर। अब जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं तो क्या होता है, जो एयर है वो प्रेशर के साथ वो बाहर की जानिब मूव करती है। अब जब एयर प्रेशर के साथ बाहर को आती है, ठीक है, वहां पे जो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो बलून है वो उसकी जो अपवर्ड मोशन है ऑपोजिट हो जाती है, वो अपवर्ड राइज करना शुरू हो जाता है। क्लियर। This is all happened just to conserve momentum. Clear? So that why law of conservation of momentum बहुत important है। इसको हम लोग एक फर्दर स्टडी करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। क्लियर।
Consider an isoelectric system of two spheres of mass m1 and m2 as shown in fig 3.4. They are moving in straight line with initial velocity u1 and u2. Consider दो हमारे पास सिस्टम्स हैं, उनकी एक के मास m1 है और दूसरे का मास m2 है. m1 मास की वेलोसिटी v1 है और मास m2 की वेलोसिटी v2 है. ठीक है. Such that u1 is greater than u2. जो u1 है वो ग्रेटर देन है u2 से. ठीक है. ये हमारे पास एक मास m1 है, ये हमारे पास एक मास m2 है. इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी जो वेलोसिटी है u2 है. ठीक है. इसका मास हमारे पास m1 है और इसका मास हमारे पास m2 है. बिफोर कोलिजन जब हमारे पास मास m1 वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, सिमिलरली मास m2 मूव कर रहा है वेलोसिटी u2 के साथ, उसका भी कोई ना कोई मोमेंटम होगा. क्लियर. अब हम लोग बिफोर कोलिजन उसके मोमेंटम को डिस्कस करते हैं. क्लियर. इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m1 u1 and the initial momentum of mass m2 is equal to m2 u2. The total initial momentum of the masses before collision. हम जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है उन दोनों मैसेज का बिफोर कोलिजन वो हमारे पास इक्वल टू होगा m1u प्लस m2u. Similarly, student, after some time, mass m1 hit mass m2 with some force according to the Newton's third law of motion. जो mass m1 है वो हिट करेगा mass m2 के साथ. ठीक है. and m2 exert an equal and opposite reaction forces on m1. तो जो हमारे पास mass m2 है वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा mass m1 के ऊपर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो फाइनल मोमेंटम ऑफ mass m इज इक्वल टू आ गया m1 v1 एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ mass m2 हमारे पास आ गया m2 v2. क्लियर स्टूडेंट्स. अब हम लोग डिस्कस करते हैं टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द मैसेज आफ्टर कोलिजन क्या होगा. ठीक है. तो हमारे पास टोटल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम जो आफ्टर कोलिजन है वो हम लोग इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे. ठीक है. तो हमारे पास ये आ गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू आ गया m1 v1 प्लस m2 v2. क्लियर. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Clear. Total initial momentum of the system before collision is equal to the total final momentum after collision. Clear. Initial momentum before collision वो हमारे पास था m1 u1 plus m2 u2 and the total final momentum of the system after collision वो था हमारे पास m1 v1 plus m2 v2. Clear. This showed that the momentum of an isolated system before and after collision remain the same, which is the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum is an important law and the vast application. Clear? So जो law of conservation of momentum है अब हम लोग उसको एक और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं. Clear students? Consider a system of gun and a belt. Before firing the gun, both the gun and bolt are at rest. फायरिंग करने से पहले जो उसका बुलेट है और गन है वो एट रेस्ट है. सो द टोटल मोमेंटम हमारे पास जीरो आ जाएगा. जैसे ही हम लोग फायर करते हैं गन से तो बुलेट शूट आउट करता है और हमारे पास जो एंड द गन एक्वायर्स मोमेंटम और गन हमारे मोमेंटम हासिल कर लेता है. टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम उस जो हमारे पास जो गन है वो पीछे की जानिब रिकॉइल होती है क्योंकि उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स. एज यू नो जब हम लोग गन है वो थोड़ी सी भारी होती है. नॉर्मली उसका जो मैस है उसका जो रिप्रेजेंट किया गया है वो हमारे पास कैपिटल एम को से रिप्रेजेंट किया है. गन का जो मैस है वो कैपिटल एम के साथ. ठीक है. सिमिलरली जो गन की वेलोसिटी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वी के साथ. ठीक है. सिमिलरली स्टूडेंट्स जो बुलेट है वो स्मॉल होती है. ठीक है. उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से और इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वी के साथ. अब जब दोनों रेस्ट में होंगे बुलेट और गन तो उसका जो मोमेंटम होगा वो जीरो होगा. अब जैसे ही स्टूडेंट्स आप गन को फायर करते हैं
तो जो बुलेट है वो एक स्पीड के साथ मूव करती है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, वो जो बुलेट है वो रिकॉइल होगा। क्लियर। अब वो किस तरह से रिकॉइल होता है कि वो जो टोटल मोमेंटम आफ्टर द जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कहा जो स्टार्ट में जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था वो जीरो था और जो फाइनल मोमेंटम था वो हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। So according to the law of conservation of momentum, total momentum of the gun and the bolt after the gun is fired is equal to the total momentum of the gun bolt before the gun is fired. मतलब अब पहले का जो मोमेंटम था, जो गन ने जो बुलेट है, ठीक है, उसका, और जो आफ्टर मोमेंटम है बुलेट का, उसको हम लोग कर लेंगे इक्वल। क्लियर। हमारे पास जो था टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बोल्ट आफ्टर द गन इज फायर्ड, वो हमारे पास है एम वी प्लस स्मॉल एम वी। जो कैपिटल एम वी है वो हमारे पास है गन का मोमेंटम और जो स्मॉल मैस एम वी है वो हमारे पास है बुलेट का मोमेंटम। तो हमारे पास बिफोर द गन इज फायर्ड था मोमेंटम, वो हमारे पास था जीरो था। तो कैपिटल एम वी इज इक्वल टू आ गया माइनस एम वी के साथ। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग इस कैपिटल वी को हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स कैपिटल वी को हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। कैपिटल वी इज इक्वल टू माइनस एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इंटू वी। सिंस वी इज द वेलोसिटी ऑफ द गन और नेगेटिव साइन शो कर रहा है क्योंकि वो हमारे पास जो रिकॉइलिंग है वो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है। जो नेगेटिव है वो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। आई होप स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से एक और एग्जाम एप्लीकेशन है रॉकेट। रॉकेट में जब हम लोग फ्यूल को बर्न किया जाता है तो उसमें हॉट गैसेज हैं वो बहुत प्रेशर के साथ बाहर की तरफ निकलती हैं। जो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो रॉकेट हैं वो हाई वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लियर। Rocket and jet engines also work on the same principle. In these mechanics, hot gases produced by the bringing of the fuel rush out with a large momentum. क्योंकि जो hot gases हैं वो इमिट होती हैं, उसके नतीजे में जो हमारे पास वो एक्शन है और रिएक्शन के नतीजे में जो मतलब कि रॉकेट्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। The mechanics gain an equal and opposite momentum. This enable to move with a very high velocities. Clear students? Next हमारे पास एक example है, example number 3.7 हम ये discuss करते हैं। A bullet of mass 20 kg is fired from a gun with a nozzle velocity 100 meter per second. Find the recoil of the gun of its mass is 5 kg. एक बॉडी है जिसका mass 20 ग्राम है। ठीक है। अब हम लोग इस ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.02 किलोग्राम। उसकी जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड है और इसका जो मैस है, ठीक है, वो 5 किलोग्राम है। हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ द गन को कैलकुलेट करना है। क्लियर। हम लोगों ने अभी फार्मूला डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड इज इक्वल टू द आफ्टर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो हमारे पास बिफोर है वो हमारे पास एम वी प्लस कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी, ये हमारे पास गन का है और ये बुलेट का है। यहाँ से हम लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है गन की। ठीक है। तो हम लोग अपनी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट आउट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वेलोसिटी आ गई है गन की वो हमारे पास आ गई माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। जो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द गन रिकॉइल एंड मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बोल्ट विद अ वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि वो जो गन की जो रिकॉइलिंग है उसका पीछे की तरफ जो आना है गन का उसको रिप्रेजेंट करता है। किस वजह से हुआ, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हुआ और इसकी जो डायरेक्शन थी वो नेगेटिव थी, ऑपोजिट थी। इस वजह से हम लोगों ने नेगेटिव साइन को शो किया है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।